एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑवेल। चैप्टर 7। कड़कड़ाती सर्दी थी, तूफानी मौसम के बाद स्लीप और स्नो, और फिर एक कठिन ठंड से जो फरवरी में अच्छी तरह से नहीं टूटता था। जानवरों को पवन चक्की के पुनर्निर्माण के साथ सबसे अच्छा किया जा सकता है, यह जानते हुए कि बाहर की दुनिया उन्हें देख रही थी और यह कि ईर्ष्या करने वाले मानव आनंदित और विजय प्राप्त करेंगे यदि मिल समय पर समाप्त नहीं हुई। इसके बावजूद मानव ने यह मानने का नाटक नहीं किया कि यह स्नोबॉल था जिसने पवन चक्की को नष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह नीचे गिर गया था क्योंकि दीवारें बहुत पतली थीं। जानवरों को पता था कि यह मामला नहीं था, फिर भी पहले की तरह 18 इंच की जगह इस बार 3 फीट मोटी दीवारें बनाने का फैसला किया गया था, जिसका मतलब था कि बड़ी मात्रा में पत्थर इकट्ठा करना। लंबे समय तक खदान स्नोड्रिफ्ट से भरी हुई थी और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसके बाद आने वाले शुष्क ठंडे मौसम में कुछ प्रगति हुई, लेकिन यह क्रूर काम था और जानवरों को इसके बारे में इतनी उम्मीद नहीं लग सकती थी जितनी वे पहले महसूस कर चुके थे। वे हमेशा ठंडे थे और आमतौर पर भी भूखे थे। केवल बॉक्सर और क्लोवर ने कभी दिल नहीं खोया। स्क्वीलर ने सेवा की खुशी और श्रम की गरिमा पर उत्कृष्ट भाषण दिए, लेकिन अन्य जानवरों ने बॉक्सर की ताकत में और अधिक प्रेरणा पाई और मैं और अधिक कठिन काम करूंगा। जनवरी में खाना कम पड़ गया। मकई राशन में भारी कमी की गई थी और यह घोषणा की गई थी कि इसके लिए एक अतिरिक्त आलू राशन जारी किया जाएगा। तब पता चला कि आलू की फसल का बड़ा हिस्सा गुच्छों में ठंडा हो गया था, जो कि पर्याप्त रूप से ढका नहीं था। आलू नरम और फीका पड़ा था और केवल कुछ खाद्य थे। एक समय में जानवरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन चप और आम होते थे। भूखमरी उन्हें चेहरे पर घूरने लगती थी। बाहरी दुनिया से इस तथ्य को छिपाना आवश्यक था। पवन चक्की के ढह जाने से मानव पशु फार्म के बारे में नए झूठ का आविष्कार कर रहा था। एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि सभी जानवर अकाल और बीमारी से मर रहे थे और वे लगातार आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने नरभक्षण और शिशु हत्या का सहारा लिया था। नेपोलियन को बुरे परिणामों के बारे में अच्छी तरह से पता था कि अगर भोजन की स्थिति के वास्तविक तथ्यों का पता चल सकता है तो वह पालन कर सकता है, और उसने विपरीत प्रभाव फैलाने के लिए मिस्टर हिम्पर का उपयोग करने का फैसला किया। अपनी साप्ताहिक यात्राओं में जानवरों के बारे में हिम्पर से बहुत कम या कोई संपर्क नहीं था। अब हालांकि कुछ चुने हुए जानवरों, ज्यादातर भेड़, को उनकी सुनवाई में लापरवाही से टिप्पणी करने के निर्देश दिए गए थे कि राशन बढ़ाए गए थे। इसके अलावा नेपोलियन ने स्टोर शेड में लगभग खाली डिब्बे को रेत के साथ लगभग भरे जाने का आदेश दिया, जो तब अनाज और भोजन से बना हुआ था। कुछ उपयुक्त बहाने हिपर को स्टोर शेड के माध्यम से ले जाया गया और डिब्बे की एक झलक पकड़ने की अनुमति दी गई। उसे धोखा दिया गया था और बाहर की दुनिया को रिपोर्ट करता रहा कि पशु फार्म में भोजन की कमी नहीं है। फिर भी जनवरी के अंत में यह स्पष्ट हो गया कि कहीं से कुछ और अनाज खरीदना आवश्यक होगा। इन दिनों में नेपोलियन शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे, लेकिन अपना सारा समय फार्म हाउस में बिताते थे, जो प्रत्येक दरवाजे पर भयंकर दिखने वाले कुत्तों द्वारा संरक्षित था। जब वह उभरता था तो यह एक औपचारिक तरीके से होता था, जिसमें 6 कुत्तों का एक एस्कॉर्ट होता था जो उसे घेर लेता था, और अगर कोई भी पास आ जाता था तो वह बड़ा हो जाता था। अक्सर वह रविवार की सुबह भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन एक अन्य सुअर आमतौर पर स्क्वीलर के माध्यम से अपने आदेश जारी करता था। एक रविवार की सुबह स्क्वीलर ने घोषणा की कि मुर्गियां, जो अभी फिर से बिछाने के लिए आए थे, को अपने अंडे को आत्मसमर्पण करना चाहिए। नेपोलियन ने हिम्पर के माध्यम से एक सप्ताह में 400 अंडे देने का अनुबंध स्वीकार किया था। इनकी कीमत पर्याप्त अनाज और भोजन के लिए भुगतान करना होगा जब तक कि गर्मियों में खेत नहीं आते और स्थिति आसान होती। जब मुर्गियों ने यह सुना तो उन्होंने एक भयंकर उत्पात मचाया। उन्हें पहले चेतावनी दी गई थी कि यह बलिदान आवश्यक हो सकता है, लेकिन विश्वास नहीं था कि यह वास्तव में होगा। वे बस बैठे बैठे अपने चंगुल को तैयार कर रहे थे और उन्होंने विरोध किया कि अब अंडे ले जाना हत्या थी। जोन्स के निष्कासन के बाद पहली बार
विद्रोह जैसा दिखने वाला कुछ था। 3 युवा ब्लैक मिनोर्का पुलेट्स के नेतृत्व में मुर्गियों ने नेपोलियन की इच्छाओं को विफल करने का दृढ़ प्रयास किया। उनकी विधि ऊपर के रास्तों तक उड़ने की थी और वहां उनके अंडे पड़े थे, जो फर्श पर टुकड़े टुकड़े हो गए। नेपोलियन ने तेजी से और बेरहमी से अभिनय किया। उन्होंने मुर्गियों के राशन को बंद करने का आदेश दिया और यह फैसला किया कि मुर्गी को दाना देने वाले किसी भी जानवर को मौत की सजा दी जानी चाहिए। कुत्तों ने यह देखा कि ये आदेश किए गए थे। 5 दिनों के लिए मुर्गियां बाहर निकलीं, तब उन्होंने झिड़का और वापस अपने घोंसले के बक्से में चले गए। इस बीच 9 मुर्गियां मर गई थीं। उनके शव को बाग में दफनाया गया था और यह दिया गया था कि वे कोक्सियोसिस से मर गए थे। वहिम्पर ने इस संबंध के बारे में कुछ भी नहीं सुना और अंडे को विधिवत रूप से वितरित किया गया। एक किराने का वेन सप्ताह में एक बार उन्हें दूर ले जाने के लिए खेत में चला गया। यह सब जबकि स्नोबॉल में अधिक नहीं देखा गया था। वह पड़ोसी के खेतों में से एक में छिपे होने की अफवाह थी। ऑक्सफोर्ड या पिंचफील्ड या तो नेपोलियन इस समय तक पहले की तुलना में अन्य किसानों के साथ थोड़ा बेहतर शर्तों पर था। ऐसा हुआ कि यार्ड में लकड़ी का एक ढेर था जो 10 साल पहले वहां बिछा दिया गया था जब एक मधुमक्खी पालक को साफ किया गया था। यह अच्छी तरह से अनुभवी था और व्हिस्पर ने इसे बेचने के लिए नेपोलियन को सलाह दी थी। श्री पिल्किंगटन और मिस्टर फ्रेडरिक दोनों इसे खरीदने के लिए उत्सुक थे। नेपोलियन दोनों के बीच झिझक रहा था, अपने मन को बनाने में असमर्थ था। यह देखा गया कि जब भी वह फ्रेडरिक के साथ एक समझौते पर आने के बिंदु पर लगता था, स्नोबॉल को फॉक्सवुड में छिपाने के लिए घोषित किया गया था, जबकि जब वह पिल्किंगटन की ओर झुका तो स्नोबॉल को पिंचफील्ड में कहा गया था। अचानक वसंत की शुरुआत में एक चौंकाने वाली बात का पता चला। स्नोबॉल रात में चुपके से खेत में आ रहा था। जानवर इतने परेशान थे कि वे शायद ही अपने स्टॉल में सो सकें। हर रात यह कहा जाता था। वह अंधेरे की आड़ में रेंगता हुआ आया और हर तरह की शरारतें करता रहा। उसने मकई चुरा लिया, उसने दूध पिला को परेशान कर दिया, उसने अंडे तोड़ दिए, उसने बीजों को रौंद दिया, उसने फलों के पेड़ों से छाल निकाली। जब भी कुछ गलत हुआ तो इसे स्नोबॉल की विशेषता देना सामान्य हो गया। यदि कोई खिड़की टूट गई थी या नाली बंद हो गई थी तो किसी का कहना था कि स्नोबॉल ने रात में आकर इसे किया था, और जब स्टोर शेड की चाबी खो गई तो पूरे खेत को यकीन हो गया कि स्नोबॉल ने इसे फेंक दिया था नीचे कुआं। उत्सुकता से पर्याप्त वे इस विश्वास पर चले गए कि भोजन की एक बोरी के नीचे मिसलीड कुंजी पाए जाने के बाद भी गायों ने सर्वसम्मति से घोषित किया कि स्नोबॉल उनके स्टालों में घुस गया और उनकी नींद में उन्हें दूध पिलाया। जिन चूहों को उस सर्दी में परेशानी हुई थी, उन्हें भी स्नोबॉल के साथ लीग में रहने के लिए कहा गया था। नेपोलियन ने फैसला किया कि स्नोबॉल की गतिविधियों की पूरी जांच होनी चाहिए। उपस्थिति में अपने कुत्तों के साथ उन्होंने फार्म की इमारतों का निरीक्षण किया और सम्मानजनक दूरी पर अन्य जानवरों का निरीक्षण किया। हर कुछ कदम पर नेपोलियन रुक गया और स्नोबॉल के कदमों के निशान के लिए जमीन सूंघ ली। जो उसने कहा वह गंध से पता लगा सकता है। उन्होंने हर कोने में, खलिहान में, गाय शेड में, बगुलों में, वनस्पति उद्यान में और लगभग हर जगह स्नोबॉल के निशान पाए। वह अपने थूथन को जमीन पर रख देगा, कई गहरी सूंघें देगा, विज्ञापन भयानक आवाज में बोलेगा, स्नोबॉल, वह यहाँ है, मैं उसे विशिष्ट रूप से सूंघ सकता हूँ। और स्नोबॉल शब्द पर सभी कुत्तों ने रक्तदही उगने दिया और अपने साइड दांत दिखाए। जानवर पूरी तरह से भयभीत थे। ऐसा लगता था जैसे स्नोबॉल कुछ प्रकार के अदृश्य प्रभाव थे जो उनके बारे में हवा को हवा दे रहे थे और उन्हें हर तरह के खतरों से लैस कर रहे थे। शाम को स्क्वीलर ने उन्हें एक साथ बुलाया और उनके चेहरे पर एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ उन्हें बताया कि उनके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ गंभीर खबरें हैं। कॉमरेड, स्क्वीलर रोया, थोड़ा घबराए हुए कंघी बनाने वाला, एक सबसे भयानक चीज की खोज की गई है। स्नोबॉल ने खुद को पिंचफील्ड फार्म के फ्रेडरिक को बेच दिया है।
जो अब भी हम पर हमला करने और हमारे खेत को हमसे दूर ले जाने की साजिश रच रहा है। स्नोबॉल को अपने मार्गदर्शक के रूप में काम करना है जब हमला शुरू होता है, लेकिन इससे भी बदतर होता है। हमने सोचा था कि स्नोबॉल का विद्रोह केवल उनकी वेन और महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था, लेकिन हम गलत थे। कामरेड, क्या आप जानते हैं कि असली कारण क्या था? स्नोबॉल जोन्स से लीग में था। बहुत शुरुआत। वह हर समय जोन्स के गुप्त एजेंट थे। यह उन सभी दस्तावेजों से साबित हो गया है जो उन्होंने अपने पीछे छोड़ दिए थे और जो हमने अभी अभी खोजे हैं। मेरे दिमाग में यह एक बड़ा सौदा है। कामरेड बताते हैं, क्या हमने खुद को नहीं देखा? कैसे उसने सफलता के बिना सौभाग्य से प्रयास किया, हमें पराजित करने और गौशाला की लड़ाई में नष्ट होने के लिए? जानवरों को बेवकूफ बनाया गया था। यह एक दुष्टता थी जो स्नोबॉल के पवनचक्की के विनाश से दूर थी, लेकिन यह पूरी तरह से अंदर ले जाने से पहले कुछ मिनट था। वे सभी को याद करते थे या सोचते थे कि उन्हें याद है कैसे उन्होंने स्नोबॉल को गौशाला के युद्ध में उनके आगे चार्ज करते देखा था, कैसे उन्होंने हर मोड़ पर उन्हें रुलाया और प्रोत्साहित किया, और कैसे वह एक पल के लिए भी रुका नहीं था जब जोन्स की बंदूक से छर्रों ने उसकी पीठ को घायल कर दिया था। पहले तो यह देखना थोड़ा मुश्किल था कि जोन्स के पक्ष में होने के कारण यह कैसे फिट हुआ। यहाँ तक कि बॉक्सर, जिन्होंने शायद ही कभी सवाल पूछे थे, हैरान थे। वह लेट गया, उसके नीचे अपने सामने के खुरों को टक दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और एक कठिन प्रयास के साथ अपने विचारों को बनाने में कामयाब रहा। मुझे विश्वास नहीं होता, उन्होंने कहा। स्नोबॉल ने गौशाला की लड़ाई में बहादुरी से लड़ाई की। मैंने उसे खुद देखा। क्या हमने उसे एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास तुरंत बाद में नहीं दिया? यह हमारी गलती थी, कॉमरेड, क्योंकि हम अब जानते हैं। यह सब उन गुप्त दस्तावेजों में लिखा गया है जो हमें मिल गए हैं, कि वास्तव में वह हमें हमारे कयामत तक लुभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह घायल हो गया था। बॉक्सर ने कहा, हम सभी ने उसे खून से लथपथ देखा। यह व्यवस्था का हिस्सा था। स्क्वीलर रोया। जोन्स के शॉट्स ने उसे चपेट में ले लिया। मैं इसे अपने लेखन में दिखा सकता था अगर आप इसे पढ़ पा रहे थे। प्लॉट स्नोबॉल के लिए था, महत्वपूर्ण क्षण में उड़ान के लिए संकेत देने और दुश्मन को मैदान छोड़ने के लिए, और वह लगभग सफल हो गया। मैं भी कहूँगा, कामरेड, वह सफल होगा अगर यह हमारे वीर नेता कॉमरेड नेपोलियन के लिए नहीं था। क्या आपको याद नहीं है कैसे बस उस समय जब जोन्स और उसके आदमी अंदर घुस गए थे, याद, स्नोबॉल अचानक बदल गया और भाग गया और कई जानवरों ने उसका पीछा किया? और क्या आपको याद नहीं है यह भी कि यह सिर्फ उस क्षण में था जब आतंक फैल रहा था और सभी खोए हुए लग रहे थे कि कॉमरेड नेपोलियन मौत की चीख के साथ आगे मानवता के लिए अपॉस्ट्रफी, और जोन्स के पैर में अपने दांत डुबोए। निश्चित रूप से आपको यह याद है, कामरेड। एक्सक्लूसिव स्क्वीलर, एक तरफ से दूसरी तरफ। अब जब स्क्वीलर ने इस दृश्य को इतने ग्राफिक रूप से वर्णित किया, तो यह जानवरों को लगने लगा कि उन्हें यह याद है। किसी भी दर पर उन्हें याद आया कि लड़ाई के महत्वपूर्ण क्षण में स्नोबॉल ने पलायन कर दिया था, लेकिन बॉक्सर अभी भी थोड़ा असहज था। मुझे विश्वास नहीं है कि स्नोबॉल शुरुआत में एक गद्दार था। आखिरकार उसने कहा, उसने जो कुछ किया है वह अलग है, लेकिन मेरा मानना है कि गौशाला की लड़ाई में वह एक अच्छा कामरेड था। हमारे नेता कॉमरेड नेपोलियन, स्क्वीलर की घोषणा की, बहुत धीरे और दृढ़ता से, स्पष्ट रूप से कहा गया है। स्पष्ट रूप से, कॉमरेड की स्नोबॉल शुरू से ही जोन्स का एजेंट था। हाँ, और बहुत पहले से विद्रोह कभी सोचा था का। आह, वह अलग है, बॉक्सर ने कहा। अगर कॉमरेड नेपोलियन यह कहता है, तो यह सही होना चाहिए। यही सच्ची आत्मा है, कॉमरेड। स्क्वीलर रोया, लेकिन यह देखा गया कि उसने बॉक्सर को अपनी छोटी सी आंखों से बहुत बदसूरत नजर डाली। वह जाने के लिए मुड़ा, फिर रुक गया और प्रभावशाली ढंग से जोड़ा।
मैं इस खेत के हर जानवर को उसकी आंखें बहुत खुली रखने की चेतावनी देता हूँ, क्योंकि हमारे पास यह सोचने का कारण है कि स्नोबॉल के कुछ गुप्त एजेंट इस समय हमारे बीच दुबके हुए हैं। 4 दिनों के बाद देर से दोपहर में नेपोलियन ने सभी जानवरों को यार्ड में इकट्ठा करने का आदेश दिया। जब वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए, नेपोलियन फार्म हाउस से उभरा, अपने दोनों पदक पहने, क्योंकि उसने हाल ही में खुद को पशु नायक प्रथम श्रेणी और पशु नायक द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया था। उसके 9 विशाल कुत्तों ने उसे गोल गोल घुमाया था और उन सभी जानवरों की रीढ़ को हिलाकर रख देने वाले बड़बड़ाते हैं। वे सभी चुपचाप अपने स्थानों पर चले गए। पहले से पता करने के लिए लग रहा था कि कुछ भयानक बात होने वाली थी। नेपोलियन अपने दर्शकों का कड़ाई से सर्वेक्षण करता था। फिर उसने एक ऊंची कदकाठी का उच्चारण किया। तुरंत ही कुत्ते आगे बढ़े, 4 सुअरों को कान से पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए दर्द और आतंक के साथ नेपोलियन के पैरों में फेंक दिया। सुअर के कान से खून बह रहा था। कुत्तों ने खून का स्वाद चख लिया था और कुछ क्षणों के लिए वे काफी पागल हो गए थे। हर किसी को विस्मित करने के लिए तीनों ने बॉक्सर पर खुद को उड़ाया। बॉक्सर ने उन्हें आते देखा और अपना शानदार खुर निकाल दिया। एक कुत्ते को बीच हवा में पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। कुत्ता दया के लिए चिल्लाया और अन्य 2 अपने पैरों के बीच पूंछ के साथ भाग गए। बॉक्सर ने नेपोलियन को यह जानने के लिए देखा कि क्या उसे कुत्ते को कुचलकर मारना चाहिए या उसे जाने देना चाहिए। नेपोलियन ने दिखावे में बदलाव किया और बॉक्सर को कुत्ते को जाने देने का आदेश दिया। बॉक्सर ने अपने खुर को उठा लिया और कुत्ते ने जोर से उछलकर गिरा। वर्तमान में अफरा तफरी मच गई। 4 सुअर इंतजार करते थे, कांपते थे, अपराध बोध के साथ उनकी हर पंक्ति पर। नेपोलियन ने अब उनसे अपने अपराधों को स्वीकार करने का आह्वान किया। वे वही 4 सुअर थे जिन्होंने विरोध किया था जब नेपोलियन ने रविवार की बैठक को समाप्त कर दिया था। बिना किसी और संकेत के उन्होंने स्वीकार किया कि वे अपने निष्कासन के बाद से स्नोबॉल के साथ गुप्त रूप से संपर्क में थे, कि उन्होंने पवन चक्की को नष्ट करने में उनके साथ सहयोग किया था और उन्होंने श्री फ्रेडरिक को पशु फार्म सौंपने के लिए उनके साथ एक समझौता किया था। डंडा उन्होंने कहा कि स्नोबॉल ने उन्हें निजी तौर पर स्वीकार किया था कि वह सालों से जोन्स के गुप्त एजेंट थे। जब उन्होंने अपना कबूलनामा समाप्त कर लिया तो कुत्तों ने तुरंत उनके गले को फाड़ दिया और एक भयानक आवाज में नेपोलियन ने मांग की कि क्या किसी अन्य जानवर को कबूल करने के लिए कुछ भी था। अंडों पर विद्रोह के प्रयास में रिंगन के शिकार हुए 3 मुर्गियां अब सामने आईं और कहा कि स्नोबॉल उन्हें सपने में दिखाई दिया और नेपोलियन के आदेशों की अवज्ञा करने के लिए उकसाया। उनकी भी हत्या कर दी गई। तब एक हंस आगे आया और उसने पिछले साल की फसल के दौरान 6 कानों के छिलके होने की बात कबूल की और रात में उन्हें खाया। फिर एक भेड़ ने पीने के पूल में पेशाब करने की बात कबूल की। ऐसा करने का आग्रह किया तो उसने कहा। स्नोबॉल द्वारा डैश और 2 अन्य भेड़ ने एक पुराने राम की हत्या करने की बात कबूल की, विशेष रूप से नेपोलियन के समर्पित अनुयायी ने। उस दौर का पीछा करते हुए जब वह खांसी से पीड़ित था, तब एक अलाव का दौर। वे सभी मौके पर मारे गए थे और इसलिए जब तक नेपोलियन के पैरों के सामने लाशों का ढेर पड़ा था और तब तक खून और गंध के साथ हवा भारी थी, जब तक जोन्स के निष्कासन के बाद से अज्ञात नहीं था, तब तक बयानों और अमल की कहानी चलती रही। जब यह सब खत्म हो गया था तो सुअर और कुत्तों को छोड़कर शेष जानवर एक शरीर में भाग गए। वे हिल गए और दुखी थे। उन्हें नहीं पता था कि कौन अधिक चौंकाने वाला था, उन जानवरों के विश्वासघात जिन्होंने स्नोबॉल के साथ खुद को छेड़ा था, या क्रूर प्रतिशोध जो उन्होंने अभी देखा था। पुराने दिनों में अक्सर रक्तपात के दृश्य समान रूप से भयानक होते थे, लेकिन यह उन सभी के लिए लग रहा था कि यह अब तक बदतर था कि यह आपस में हो रहा था। चूंकि जोन्स ने खेत छोड़ दिया था, आज तक किसी भी जानवर ने दूसरे जानवर को नहीं मारा था। एक चूहा भी नहीं मारा गया था। उन्होंने छोटी गांठ पर अपना रास्ता बना लिया था जहां आधी अधूरी पवन चक्की खड़ी थी
और एक समझौते के साथ वे सभी नीचे लेटे हुए थे जैसे कि गर्मी के लिए एक साथ मंडरा रहे हों। डैश क्लोवर, म्यूरियल, बेंजामिन, गाय, भेड़ और एक पूरा झुंड की वेदना और मुर्गियां। हर कोई, वास्तव में बिल्ली को छोड़कर, जो नेपोलियन से जानवरों को इकट्ठा करने का आदेश देने से ठीक पहले अचानक गायब हो गए थे। कुछ समय तक कोई कुछ नहीं बोला, केवल बॉक्सर अपने पैरों पर खड़ा रहा। वह अपनी लंबी काली पूंछ को अपनी भुजाओं के ऊपर घुमाता और झपकाता था और कभी कभार थोड़ा आश्चर्य से भर जाता था। अंत में उन्होंने कहा, मैं इसे नहीं समझता। मुझे विश्वास नहीं होता था कि इस तरह की चीजें हमारे खेत पर हो सकती हैं। यह अपने आप में कुछ गलती के कारण होना चाहिए। समाधान, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यह कठिन काम करना है। अब से मुझे मिल जाएगा। सुबह 1 घंटे पहले। और वह अपने लंबरिंग ट्रॉट पर चला गया और खदान के लिए बना। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पत्थर के 2 क्रमिक भार एकत्र किए और रात के लिए रिटायर होने से पहले उन्हें पवनचक्की तक ले गए। जानवरों ने क्लोवर के बारे में कहा, न कि बोलना। जहां वे लेटे थे, गांठ ने उन्हें देश भर में एक व्यापक संभावना दी। अधिकांश पशु फार्म उनके विचार के भीतर थे। डैश मुख्य सड़क तक लंबा चारागाह, हाईफील्ड, स्पिन्नी, पीने का पूल, खेतों की जुताई जहां युवा गेहूं मोटा और हरा था, और खेत की इमारतों की लाल छतें चिमनी से धुआं कर्लिंग के साथ। यह एक स्पष्ट वसंत की शाम थी। घास और फूटने वाली हेजेज सूरज की स्तर की किरणों से प्रभावित थे। खेत कभी नहीं था, और एक तरह के आश्चर्य के साथ उन्हें याद आया कि यह उनका अपना खेत था। हर इंच उनकी खुद की संपत्ति थी। जानवरों को दिखाई देती थी, जैसा कि क्लोवर ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यदि वह अपने विचारों को बोल सकती थी, तो यह कहना होगा कि यह वह नहीं था जब उन्होंने मानव जाति को उखाड़ फेंकने के लिए काम करने के लिए सालों पहले खुद को निर्धारित किया था। आतंक और वध के ये दृश्य वे नहीं थे जो उस रात को दिखे थे जब बूढ़े मेजर ने पहली बार उन्हें विद्रोह के लिए उकसाया था। अगर वह खुद भविष्य की कोई तस्वीर रखती है, तो यह भूख और कोड़े से मुक्त किए गए जानवरों के समाज का था। सभी समान, प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहा है। कमजोर की रक्षा मजबूत है, क्योंकि उसने खोए हुए भाई की रक्षा की है। मेजर के भाषण की रात उसके फॉलेग के साथ डकलिंग्स की। इसके बजाय वह नहीं जानती थी कि वे ऐसे समय में क्यों आए जब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने मन की बात कहे, जब भयंकर बड़े हो रहे कुत्ते हर जगह घूमते थे, और जब आपको चौंकाने वाले अपराधों को कबूल करने के बाद अपने साथियों को टुकड़ों में देखना पड़ता था। उसके मन में विद्रोह या अवज्ञा का कोई विचार नहीं था। वह जानती थी कि जोन्स के दिनों में भी वे उससे कहीं बेहतर थे जितना कि वे जोन्स के दिनों में थे, और इससे पहले कि इंसानों की वापसी को रोकना जरूरी था। जो भी हुआ वह वफादार रहेगा, कड़ी मेहनत करेगा, उसे दिए गए आदेशों को पूरा करेगा, और नेपोलियन के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। लेकिन फिर भी यह इस बात के लिए नहीं था कि उसने और सभी जानवरों ने उम्मीद की थी और उन्हें टो किया था। यह इस बात के लिए नहीं था कि उन्होंने पवनचक्की का निर्माण किया और जोन्स की बंदूक की गोलियों का सामना किया। उनके विचार ऐसे थे, हालांकि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्दों की कमी थी। अंत में इसे किसी तरह से महसूस करना कि वह उन शब्दों के लिए एक विकल्प है जो उसे नहीं मिल पा रहा था। उसने इंग्लैंड के जानवर गाना शुरू किया। उसके पास बैठे अन्य जानवरों ने उसे उठा लिया और उन्होंने इसे 3 बार गाया। बहुत ही सुरीला, लेकिन धीरे धीरे और शोकपूर्वक। एक तरह से उन्होंने इसे पहले कभी नहीं गाया था। उन्होंने इसे तीसरी बार गाना शुरू किया था जब स्क्वीलर ने 2 कुत्तों द्वारा भाग लिया। उनके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होने की हवा के साथ संपर्क किया। उन्होंने घोषणा की कि कॉमरेड नेपोलियन के एक विशेष डिक्री द्वारा इंग्लैंड के जानवर को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद से उसे गाने से मना किया गया था। जानवरों को काट लिया गया। क्यों? मुरेल रोया। यह अब जरूरत नहीं है, कॉमरेड, स्क्वीलर ने कड़े शब्दों में कहा। इंग्लैंड के जानवर विद्रोह का गीत था, लेकिन विद्रोह अब पूरा हो गया है।
आज दोपहर को देशद्रोहियों को फांसी देना अंतिम कार्य था। बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के दुश्मनों को हराया गया है। इंग्लैंड के बीस्ट्स में हमने व्यक्त किया आने वाले दिनों में एक बेहतर समाज के लिए हमारी लालसा, लेकिन वह समाज अब स्थापित हो चुका है। जाहिर है इस गीत का अब कोई उद्देश्य नहीं है। भयभीत हालांकि वे थे, कुछ जानवरों ने संभवतः विरोध किया हो सकता है, लेकिन इस समय भेड़ ने 4 पैर अच्छे, 2 पैर खराब, जो कई मिनटों के लिए चले गए और चर्चा को समाप्त कर दिया। इसलिए बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड को ज्यादा सुना नहीं गया। कवि के स्थान पर मिनिमस ने एक और गीत की रचना की, जो शुरू हुआ, पशु फार्म, पशु फार्म, मेरे माध्यम से कभी भी तू नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यह हर रविवार सुबह ध्वजारोहण के बाद गाया जाता था। लेकिन किसी भी तरह न तो शब्द और न ही धुन कभी जानवरों को इंग्लैंड के जानवरों तक आने के लिए लग रहा था। अध्याय का अंत। धन्यवाद।